क्या हुआ जो जल गया आशियाना मेरा, दूर दूर तक रोशनी तो हो गई यारो। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पिछले दिनों पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान अपनी आंखों के सामने जलते हुए अपने मकान और अपनों की जान जाते हुए देखने की बेबसी के पीछे की राजनीति क्या है। दिल्ली हिंसा में हिंदू भी मारे गए और मुसलमान भी। आशियाना हिंदुओं का भी जला और मुसलमानों का भी। लेकिन हिंसा की इस आग से अलग अलग राजनीति के सूत्रधारों की बस्तियां जरूर रोशन हो गई। 1947-48 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय भी हिंदू मुस्लिम दंगे की आग में दिल्ली जली थी। उस समय भी दिल्ली में बड़े पैमाने पर मारकाट मचा था, आगजनी की घटनाएं हुई थी। 73 साल बाद फिर दिल्ली की हिंसा में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस दफा बंटवारे की तल्खी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि नागरिकता कानून को लेकर समाज के एक वर्ग में गुस्सा है। इसी गुस्से की बुनियाद पर ध्रुवीकरण की राजनीति आकार ले रही है। यही ध्रुवीकरण दिल्ली हिंसा के लिए जिम्मेदार कहा जा सकता है। ये सोचकर ही ताज्जुब होता है कि दिल्ली में 4 दिनों तक हिंसा होती रही और 40 से अधिक लोगों की जानें गईं। दंगाई सड़कों पर खून बहाते रहे, घरों और बाजारों में आग लगाते रहे और पुलिस तमाशबीन बनी रही। क्या दिल्ली में जो भी हो रहा था वो सब स्क्रिप्टेड था? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति ने दिल्ली को हिंसा की आग में झोंका? क्या ध्रुवीकरण ही इस राजनीति की सूत्रधार बीजेपी है, या फिर ये सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ साथ हमारी राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदार सभी सियासी पार्टियों के वर्तमान और पूर्व के पापों का नतीजा है? आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ध्रुवीकरण की राजनीति की एक कड़ी है दिल्ली हिंसा, और इसका इतिहास क्या है। क्या सिर्फ धर्म के नाम पर ही राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है, या फिर जात, धर्म, क्षेत्र, पहचान और अस्मिता की राजनीति भी ध्रुवीकरण की चौहद्दी में आती है? इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दूंगी, लेकिन आज की तारीख में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि हिंसा और नफरत की सियासत क्यों हो रही है और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। इस आग में, इस धुएं में, इस वहशीपन में, इस मारकाट में, इस गोलीकांड में, इस मौत के मंजर में, इस तमाशबीन पुलिस फोर्स में, इस आंसू में, इस खामोशी में, इस बेबसी में, इस गुलेल में, इस पेट्रोल बम में, इन पत्थरों और ईंटों के बीच यह सवाल भी बिखरा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दंगाई एकदम घुसे तो सीधे गोली मेरे बेटे में मार दी। आग के हवाले कर दिया गया, बहुत मारा। हिंदू मुसलमान की लड़ाई मेरे बेटे को खा गई। सियासत के मुद्दे हमारा भाई अपनी जान चला गया, बहुत ही दुख है। 7 बार बसने और 7 बार उजड़ने वाली दिल्ली को क्या हुआ? 8वीं बार दिल्ली को किसने उजाड़ना चाहा? दिल्ली के दुश्मन कौन है? दिल्ली की सड़कों पर दरिंदगी पर उतारू भीड़ क्यों? आखिर क्या हुआ जो दिल्ली सुलग गई? क्या यह फसाद सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून का नतीजा है? क्या नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों में इतना गुस्सा है कि वो जान लेने देने पर आमादा हो गए? ऑटो चला के आ रहा था मेरा भाई, उसे भजनपुरा के पास, मजार के पास, उसमें उतार के उसे गोली मार दी गई। तो मेरे सर पे डंडे लग रहे थे और मेरे पापा सर पे डंडे लग रहे थे। मेरा मुंह उधर था, मेरे फादर मेरे बराबर में पड़े थे। डर बैठ गया था। मैं इनके घर गई थी खेलने, तो तभी वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। दिल्ली हिंसा के बाद इंसानियत के नाते सवाल है, मेरे शहर को जलाकर क्या मिला? इंसान को हिंदू मुसलमान बनाकर क्या मिला? अफसोस कि यह हिंसा हिंदू मुसलमानों के बीच हुई भी।
ना रोक पाना, ये तो शासन की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है। तो और उस समय नहीं रोक पाना जब डोनाल्ड ट्रंप देश में है और इतनी हाई प्रोफाइल विजिट है। इससे बहुत सोची समझी राजनीति हुई है, जिससे पूरे देश को मैसेज भेजने की कोशिश की गई है कि अगर दिल्ली में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन मौजूदा सियासत का वर्तमान तो है, लेकिन इसका दशकों पुराना अतीत भी है। जब ध्रुवीकरण की राजनीति सक्रिय होती है तो इसकी पहचान के कुछ सूत्र संकेत होते हैं। ये मुद्दे तलाशती है, भावनाएं भड़काती है, ये शख्स को विलेन बनाती है जो जख्मों को सहलाती है। इस तरह ध्रुवीकरण की राजनीति आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता तैयार करती जाती है। दंगा हुआ है जो बहुत दुखद है, और ये एक ऐसा पहला सवाल है जिसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली पुलिस ये पूरी तरीके से केंद्र के नियंत्रण में है, तो जवाब जरूर देना पड़ेगा। दिल्ली सिर्फ ध्रुवीकरण की सियासत का स्टेज भर है और ये दंगाई किरदार मात्र। जो हिंसा हो रही है वो मात्र नागरिकता संशोधन कानून पर लोगों के गुस्से का अंतिम नतीजा नहीं है। दिल्ली से उठती आग की तपिश बहुत दूर तलक महसूस की जाने वाली है। इस धुएं के मायने राजनीति की रवायत तय करने वाले हैं। एक सवाल यह भी है कि अभी 10 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। ऐसे में बीजेपी को इतनी जल्दी ध्रुवीकरण करने की क्या जरूरत पड़ी? हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों के बावजूद जब पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, तो ऐसे में बीजेपी को ध्रुवीकरण करने की क्या जरूरत पड़ गई? इस सवाल का जवाब यह है कि नागरिकता कानून में एक ऐसे सियासी रसायन बनने की संभावना है जिसके जरिए इस साल बिहार और अगले साल पश्चिम बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक नागरिकता के विरोध और पुरजोर समर्थन का दौर 2024 के लोकसभा चुनाव तक कायम रह सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि दिल्ली हिंसा सिर्फ ट्रेलर है, इसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी ताजपोशी के 6 महीने के भीतर नागरिकता संशोधन कानून पास होना और फिर उसके विरोध में शहर शहर शाहीन बाग का उभरा जाना, ये इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक CAA कानून का पुरजोर समर्थन और फिर विरोध भी नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। सवाल है, CAA के विरोध के प्रतीक बने दिल्ली का शाहीन बाग कैसा प्रयोग है? यह प्रयोग क्यों किया गया और इसके पीछे कौन है? सवाल है कि हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ बयान देकर ध्रुवीकरण करने की राजनीति की। अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। इसके लिए CAA विरोधी और शाहीन बाग की बिरयानी पॉलिटिक्स का सहारा लिया गया, लेकिन दिल्ली चुनाव नतीजे में बीजेपी औंधे मुंह गिरी। दिल्ली की सियासत के बाजीगर अरविंद केजरीवाल साबित हुए। फिर सवाल है, दिल्ली में नाकाम होने के बाद CAA के मुद्दे पर बीजेपी को ध्रुवीकरण की राजनीति की फौरन जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी का एक इतिहास है। उनके जो आइडियोलॉग हैं MS गोलवलकर, उन्होंने अपनी किताब वी अवर नेशनहुड डिफाइंड में ये स्पष्ट रूप से लिख दिया है, और वही नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो आपने तय कर लिया है कि आपको एक इस तरह का देश बनाना है जो बहुसंख्यकवाद के आधार पर होगा। मेजोरिटेरियनिज्म का आपका एजेंडा है। आपको मुसलमानों के या दूसरे अल्पसंख्यकों के वोट की ज़रूरत नहीं है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण बताता है कि बीजेपी समर्थकों ने भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इस सच्चाई के कारण राजनीतिक पंडित दावा करते हैं कि बीजेपी को अपना कोर वोट बैंक अखंड रखने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति करना जरूरी हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी दावा करते हैं कि इस राजनीति का फायदा बीजेपी को इस साल के अंत में बिहार
और अगले साल की शुरुआत में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हो सकता है। बहुत अहम चुनाव आगे भी हैं। बिहार आगे है, बंगाल आगे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति डिसाइड करता है वो आगे है। तो क्या उनको मद्देनज़र रख के ये सब चीज़ें हो रही हैं, मालूम नहीं। वैसे बीजेपी पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो हिंदू वोट बैंक के सहारे ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन ऐसे राजनीतिक विश्लेषण हिंदुस्तान की सियासत के सिक्के का एक पहलू है। ध्रुवीकरण को समझने के लिए सियासत के सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझना होगा। एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव को मियां मुलायम कहा जाता था। लालू प्रसाद यादव अक़लियत यानी अल्पसंख्यकों की वकालत कर इफ्तार की बढ़ चढ़कर दावतें देते, मुस्लिम टोपी लगाते और खुद को बढ़ चढ़कर मुस्लिम हितैषी घोषित करते। उसी दौर में समाजवादी धारा वाले क्षेत्रीय क्षत्रपों ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण करके राजनीति के नए पैमाने गढ़े। राजनीति के इस दौर में अल्पसंख्यकों के साथ साथ जातिवादी राजनीति भी उफान पर थी। लालू और मुलायम के साथ दलितों की मसीहा के तौर पर मायावती उभरी। सियासत की इस रवायत से कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक खिसका। ये वो कांग्रेस थी जिसने 42वां संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा बनाया था। लेकिन क्षत्रिय क्षत्रपों की राजनीति ने कांग्रेस को पैतरा बदलने पर मजबूर कर दिया। खुद को सेक्युलर और बीजेपी को सांप्रदायिक दिखाने की जिद में हदें लांघी गईं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो बाटला हाउस पर सवाल उठाकर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया। लिहाजा कांग्रेस की छवि भी विशुद्ध मुस्लिम परस्त की बनी। खुद लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए बनी कांग्रेस की एंटनी कमेटी ने भी इसे माना। इतिहास बताता है जैसे जैसे तुष्टीकरण की राजनीति मुखर हुई, वैसे वैसे ध्रुवीकरण की सियासत धारदार होती गई। 1990 के दशक तक मुस्लिम और दलित कांग्रेस के वोटर थे, लेकिन 1980 के दशक के आखिर में दो घटनाएं हुई। पहला, अयोध्या का मुद्दा उभरा और दूसरा, ओबीसी वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुईं। अयोध्या मुद्दे को बीजेपी ने पकड़ा और राम मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति को धार देना शुरू किया। पिछले दिनों में तो लगातार धीरे धीरे दलों का जो रुझान बढ़ रहा है, जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से हुआ, जिस तरीके से गुजरात इलेक्शन में, मध्य प्रदेश इलेक्शन में, राजस्थान इलेक्शन में, छत्तीसगढ़ इलेक्शन में राहुल गांधी मंदिर का दौरा कर रहे थे, जिसको टेम्पल रन नाम दिया गया था, वो क्या था। तो धीरे धीरे एक ये वातावरण बना है राजनीति में कि मेजॉरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने अपनी जातीय पहचान के साथ खुलेआम मुस्लिम गोलबंदी की राजनीति शुरू कर दी। मायावती ने भी जाति की राजनीति की, खुद को दलितों का मसीहा के तौर पर स्थापित किया। इस तरह लुटियंस दिल्ली समेत राज्यों की राजधानियों में इफ्तार पॉलिटिक्स का जोर दिखने लगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो एक नई राजनीति की बात करते थे कि हम व्यवस्था बदलेंगे, हम सत्ता नहीं व्यवस्था बदलेंगे, तो आज हम देख रहे हैं कि वो भी उसी सुर में मिलाते हुए बीजेपी के चल रहे हैं और उसकी बी टीम बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस देश में जो राजनीति होनी चाहिए वो सिद्धांतों पर, विचारधारा पर होनी चाहिए। 1990 के दशक के राजनीतिक ट्रेंड के साथ कांग्रेस ने भी तालमेल बैठाया। लुटियंस दिल्ली में इफ्तार की राजनीति की बहार आ गई। अब जाति और अल्पसंख्यकवाद की इसी राजनीति को चीरकर बीजेपी को आगे बढ़ना था, सत्ता की राजनीति में जगह बनानी थी। 1980 के दशक के अंत में बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन के नाम पर अल्पसंख्यकवाद और जातिवाद की राजनीति को टक्कर देना शुरू किया। बीजेपी के बहाने बहुसंख्यकवाद की राजनीति मजबूत होती गई। आज की तारीख में यही राजनीति प्रचंड है और बाकी दलों का हाल है कि कोई भी बहुसंख्यकवाद की राजनीति को चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं है। उल्टे
कांग्रेस समेत तमाम दल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। आज की तारीख में राजनीति विचित्र मोड़ पर खड़ी है। सत्ताधारी बीजेपी की हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवाद की राजनीति मजबूत है, क्योंकि इसमें जातियों में बटे हिंदू समाज को जोड़ने की ताकत है। बीजेपी की बहुसंख्यकवादी राजनीति में अल्पसंख्यकवाद से टकराने का मादा है। इस स्थिति में जाति और अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाला विपक्ष औंधे मुंह गिरा पड़ा हुआ है। मौजूदा विपक्ष में बीजेपी की बहुसंख्यकवाद की राजनीति को खुलेआम चुनौती देने का साहस नहीं है। आज आलम यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान विकास की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी को भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल तक को बजरंग बली का आशीर्वाद लेना पड़ा। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पहले ही सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने राजनीति के चाल, चरित्र और चेहरे को बदल दिया है। दरअसल जिसे आज ध्रुवीकरण कहा जा रहा है, वो असलियत में कमजोर विपक्ष का इश्तिहार है। श्री गुरु चरण सरोज रज। एन दिल्ली चुनाव से ठीक पहले न्यूज 24 के कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का पाठ करना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सियासी मजबूरी थी। नागरिकता संशोधन कानून और शाहीन बाग के मुद्दे को बीजेपी ने इस तरह हवा दी कि केजरीवाल को अपना हिंदुत्व साबित करना पड़ा। इमोशनल मुद्दों में हम इतना फंस गए हैं कि जो असली चीज़ें हैं देश को करनी है, विकास की, आगे बढ़ने की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसको हम बिल्कुल गौण कर देते हैं। और गांधी जी के जो वो उनको पसंद था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, इसी पे वापस जाना है। विपक्षी राजनीति का आलम यह है कि सिर्फ चुनाव से पहले ही नहीं, चुनाव नतीजे के बाद भी केजरीवाल और उनके साथी सार्वजनिक तौर पर बजरंग बली की भक्ति कर रहे हैं। आलम यह है कि जब दिल्ली चल रही थी तो केजरीवाल और उनकी सरकार को समझ नहीं आ रहा था इसकी क्या प्रतिक्रिया हो। शायद ये बहुसंख्यकवाद की मौजूदा राजनीति का असर था। 2019 के तत्काल बाद तो ऐसा ही लगा था कि विपक्ष के पास सचमुच में कोई मुद्दा नहीं है, दम नहीं है कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष मिलकर भी सरकार को घेर पाएगी। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में मुद्दे भी आए हैं, विपक्ष में थोड़ी एकजुटता भी दिख रही है। इसको कांग्रेस समेत जो दूसरे विपक्षी दल हैं कहां तक भुना पाते हैं, ये देखने की बात होगी। प्रखर हिंदुत्व की राजनीति को जवाब देने के रास्ते पर कांग्रेस पहले से चल रही है। गुजरात चुनाव से ही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। इसका कांग्रेस को फायदा भी हुआ है। एक तो इस रणनीति से कांग्रेस हिंदू विरोधी छवि से आजाद हो जाती है और दूसरा बीजेपी को हिंदू वोट बैंक को गोलबंद करने से भी रोक देती है। दूसरे दल भी सॉफ्ट हिंदुत्व की इसी सियासत का सहारा ले रहे हैं। बहुमत की राजनीति करें उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हर पार्टी का मकसद होता है कि वो बहुमत हासिल करे। भारतीय जनता पार्टी भी जब गठबंधन सरकार पहले चलाती थी और स्पष्ट बहुमत नहीं था, तब भी वो अपना सरकार चला रही थी, और अब स्पष्ट बहुमत मिल गया है तब भी सरकार चला रही है। लेकिन मुझे बहुसंख्यकवाद पर आपत्ति है कि मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट हिंदुत्व का असर कहां तक होगा, यह भी एक सवाल है। अगर दिल्ली जैसे हालात देश के दूसरे हिस्सों में भी बने, अगर दिल्ली हिंसा से समाज में पैदा बंटवारे की लकीर गहरी हुई, तो सॉफ्ट हिंदुत्व का क्या होगा? क्या ये प्रखर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की आंधी में उड़ जाएगी? दिल्ली की आग यही सवाल कर रही है। लोकतंत्र संवाद से चलता है। लोकतंत्र विरोधी विचारों को सम्मान देने से चलता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए संवाद बहुत जरूरी है, लेकिन संवाद शांतिपूर्ण, मर्यादित और तर्कपूर्ण होना चाहिए। ऐसे संवाद में न सिर्फ किसी देश की बुनियाद मजबूत होती है, बल्कि तरक्की भी होती है। ऐसे संवाद आम नागरिकों की आज़ादी के लिए भी जरूरी है। स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध करने की आज़ादी तो होनी ही चाहिए, लेकिन विरोध के नाम पर कानून को हाथ में लेने की इजाज़त भी किसी को नहीं दी जा सकती। आज दिल्ली की घटनाओं को
पूरी दुनिया देख रही है। दिल्ली के बहाने भारत का मूल्यांकन हो रहा है। इसलिए हिंसा रुकने के साथ साथ अमन और सौहार्द का कायम होना सबसे जरूरी है। आज ये भी समझने की जरूरत है कि राजनीति की अपनी जरूरतें होती हैं, उसकी अलग रवायत होती है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि राजनीति के किसी पैमाने और पैंतरे के साथ हमारे लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आखिर हिंदुस्तान की पहचान सर्वे भवन्तु सुखिना के साथ जो जुड़ी है। आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।